आओ बच्चों, आज क्लास 9th का चैप्टर 5 पढ़ते हैं जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की आधारभूत इकाई। जैसे कि आप इस पेज पर देख रहे हैं, इसमें दो कोशिकाएं हैं। जो ग्रीन वाली है ये अनियन सेल की है, मतलब प्याज की झिल्ली, और राइट हैंड साइड में जो दिख रही है ये हमारा जो चिक सेल है, गाल वाली कोशिका है वो दिखाई दे रही है। आइए पढ़ते हैं कि जीवन की आधारभूत इकाई क्या है। जीवन की आधारभूत इकाई को हम कोशिका कहते हैं और इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की? 1965 में रॉबर्ट हुक ने जो पेड़ होता है, पेड़ का जो बार्क होता है, तना होता है, उसकी कॉर की कुछ स्लाइसेस देखी मैग्नीफाइंग ग्लास से, और उन्होंने नोटिस किया कि उसमें छोटे छोटे बॉक्स हैं कॉर्क स्लाइस के अंदर, और वो बॉक्सेस आपस में एक दूसरे से एक वॉल से सेपरेटेड हैं, पार्टीशन है उनके बीच में। उन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया, कोशिका का नाम दिया, और तब से ही हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो डेड सेल हैं वो कोशिका हैं, और कोशिका की खोज 1965 में रॉबर्ट हुक ने की थी। आपको पता है कि सभी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, सभी कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय होते हैं जैसे बैक्टीरिया, कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ जीव बहुकोशिकीय होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, मनुष्य। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो कि ताकि वो अपनी लाइफ में सस्टेन रह सकें, अपनी लाइफ को चला सकें। इसीलिए कोशिका क्या है? जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोशिकाओं की शेप, साइज या नंबर कितनी है हमारे शरीर के अंदर। तो जो कोशिकाएं होती हैं उनके शेप और साइज है वो अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जिसमें से कुछ हमने इसमें एग्जाम्पल लिया है। जैसे स्मूथ मसल सेल्स हैं जो कि स्पिंडल शेप में होती हैं। जो थर्ड वाली स्मूथ मसल दिख रही है आपको राइट हैंड साइड में, मसल सेल्स है, 3 तरह की दिखा रखी है पिक्चर के अंदर। पहले कार्डियक मतलब हार्ट, स्केलेटन मतलब हड्डियों से जुड़ने वाली मसल्स, और स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्पिंडल शेप में होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बाइकनकेव डिस्क होती हैं। फैट सेल्स एलिप्टिकल होती हैं। बोन सेल लेफ्ट हैंड साइड में दिख रही है आपको, जो हड्डी हैं, हड्डियों के बीच जोड़ने के लिए मसल्स को यूज़ किया गया है। ओवम स्फेरिकल होता है, ओवम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और स्पर्म जो नोब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम डिफरेंट साइज की सेल्स की बातें करते हैं। जो साइज और शेप है अलग अलग कोशिकाओं का वो वेरी करता है, और उनके अलग अलग कार्य हैं। कुछ कोशिकाएं अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, जैसे अमीबा और WBC वाइट ब्लड सेल्स। और सेल्स का साइज किस तरह से वेरी करता है, इसमें 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। सबसे छोटी सेल PPLO, जो कि एक सेल नहीं मानी जाती है, जिसको हम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, 0.05 से लेके 0.3 माइक्रोमीटर तक होता है इसका। और सबसे लार्जेस्ट सेल, सभी को पता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग एग की जो अंडा है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे लंबी एनिमल सेल कौन सी है? नर्व सेल्स, तंत्रिका कोशिका। जो ऊपर वाली सेल है ये ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट होती है, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु जिसको बोलते हैं। तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है ह्यूमन बींग के अंदर, और ये आपको ब्लड सेल्स दिख रही हैं, रेड ब्लड सेल्स। और बीच में ये जड़ के आकार की जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है, ये तंत्रिका कोशिका है, जो हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, और हमारी नर्व्स के थ्रू, हमारी नसों के थ्रू ये हमारे शरीर, हमारे माइंड तक मैसेज है वो पहुंचाने का काम करती है, और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग तरह के जीव। 2 तरह के जीव जो मैंने पहले भी बोला, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। जो ऊपर की फिगर दिख रही है उसमें एक कोशिकीय जीव है जो अमीबा है, और अमीबा अपना जो शेप है
वो चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू जिस डायरेक्शन में उसको फूड मिलता है, वहीं पर अपने बॉडी को वो रोटेट करता है और उसकी शेप है वो चेंज होती रहती है। सिमिलरली पैरामीशियम भी अपनी बॉडी और बॉडी शेप को है वो चेंज करता है। इसी तरीके से बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और उनकी कोशिकाओं, जो बहुकोशिकीय जीव होती हैं, उनके अलग अलग ऑर्गन्स में जो कार्य करने का विभाग है एक तरह से, वो बटा हुआ होता है कि किस ऑर्गन को क्या काम करना है। जैसे हार्ट है, बहुत अच्छे से दिख रहा है इसमें हार्ट का काम क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड का सप्लाई करना, पंप करना, उसको पंप करेगा। सप्लाई है वो आर्टरीज और के थ्रू है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन हार्ट का काम क्या है, टू पंप द ब्लड। इसी तरीके से जो हमारा स्टमक है, पेट है, इट इज़ यूज्ड फॉर डाइजेस्टिंग फूड। तो डिफरेंट सेल्स का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स आर द डिफरेंट फंक्शंस, अलग अलग कार्य करती हैं सभी कोशिकाएं। अब हम पढ़ते हैं कोशिका बनती किससे है, किस चीज़ से बनी होती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके अंग क्या क्या हैं। तो दो कोशिकाएं यहाँ पे दिख रही हैं, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो सेल वॉल, कोशिका भित्ति। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस, केंद्रक, और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन होता है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं होती। अब हम इसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं कि सेल वॉल का कार्य या उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम कोशिका भित्ति की संरचना पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही एडिशनल, थिक, मोटी और पोरस मतलब जो कंटेंट को अंदर बाहर जाने में, जिसमें छिद्र हों, उस तरह से प्रोटेक्टिव कोट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये रिजिड होती है, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट और सपोर्टिव होती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को। आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है प्लांट सेल्स के अंदर। ये बहुत ही थिक इसलिए होती है क्योंकि ये सेलुलोज की बनी होती है, जो हार्ड होता है। इट इज़ नॉन लिविंग और फुल्ली परमिएबल है। परमिएबल मीन्स इसके अंदर जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वाटर का, वो कम्प्लीटली छिद्र के द्वारा या पोर्स के द्वारा है वो ट्रांसफ़र होता रहता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म तक की अपनी एयर का पैसेज या वाटर पैसेज है वो पहुंचाती रहती। आइए पढ़ते हैं सेल वॉल का फंक्शंस। सेल वॉल क्या करती है, कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका को शेप देने में हेल्प करती है। इसके लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़राब ना हो उसके लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। साथ में जितनी भी बाहर से इंजरी है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। ये फुल्ली परमेबल है, तो ये मटेरियल्स को कोशिका के अंदर और कोशिका के बाहर पास करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट जो पार्ट है कोशिका का, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। इसके संरचना के बारे में बात करते हैं। अगर हम फिगर में देखें, प्लांट सेल है ये, और इसमें बाहर जो ग्रीन की जो कवरिंग है ये सेल वॉल है, और उसके अंदर एक और लेयर दिख रही है, एक और लाइनिंग दिख रही है जिसको सेल मेम्ब्रेन है। इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली, बाहर वाली को कहते हैं कोशिका भित्ति। तो हम कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। अभी ये लिविंग है, पतली होती है, थिन होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है ये, जो कि सेल को कवर करती है और बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अंदर सेल के कंटेंट को सेपरेट करती है ये इन्वायरमेंट से। ये प्लांट सेल्स के अंदर और एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी में प्रेजेंट होती है, और ये बनी किससे होती है, प्रोटीन से, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसैकेराइड से, इन तीनों चीज़ों से ये मिलकर बनी है। अब है इसके कि जो कोशिका झिल्ली है उसके फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या हैं। सबसे पहला कि वो किसी भी कोशिका की शेप देने में हेल्प करती है। दूसरा, सेल के अंदर जो कंटेंट होता है, जो मटेरियल होता है, उसको उसकी पोजीशन पर रखने में हेल्प करती है, और प्रिवेंट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल जो मटेरियल है उसको मिक्स होने में, मिक्स ना हो उसको सेपरेट करने में हेल्प करती है। इंजरी से प्रोटेक्शन करती है, और इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। जैसे सेल वॉल है वो फुल्ली परमिएबल है, वो हर मटेरियल को अंदर आने देगी, लेकिन ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये उन्हीं मटेरियल को परमिट करेगी जो सेल को, कोशिका को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, ताकि ये उसी मटेरियल को कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर
एंट्री और एग्जिट की परमिशन देती है, और ये दूसरी मटेरियल्स के मूवमेंट को भी प्रिवेंट करती है, रोकती है। सिर्फ उन्हीं की इजाज़त है अंदर आने की जिनकी कोशिका को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है केंद्रक, न्यूक्लियस, जो बिल्कुल कोशिका के सेंटर में, यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है जिसमें न्यूक्लियस बिल्कुल डिफाइंड है, और न्यूक्लियस बिल्कुल जो अंदर जो लेबलिंग के साथ दिख रहा है, जहाँ पर न्यूक्लियस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस है जो लार्जेस्ट सेल है, इसके अंदर सारी हाइड्रेटरी इन्फॉर्मेशन होती है, और जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल करती है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करना है हाइड्रेटरी या हाइड्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये ओवल या स्फेरिकल शेप में होता है। जो छोटे प्लांट्स होते हैं, यंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो केंद्रक है वो बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है ये पेरिफेरी में आ जाता है। अगर आप ध्यान से प्लांट सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे या एनिमल सेल की स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूक्लियस का जो सिचुएशन है वो अलग अलग दिखेगा आपको, और ये न्यूक्लियर एनवेलप से मिलकर बनी है। इसमें कई सारे कंपोनेंट जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन मटेरियल है जो डीएनए और प्रोटीन को फॉर्म करने में हेल्प करती है, जिससे क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करती है, और एक न्यूक्लियर मैट्रिक्स है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होती है, जो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस को। तो जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन है, और ये डिसकॉन्टिन्यूस है, इसके अंदर पोर्स होते हैं। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, उसको आने जाने में मदद करता है। आप इसमें ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर एक कलरलेस डेंस सैप बना हुआ, बिल्कुल जो पर्पल कलर का जो नीचे बैकग्राउंड बना हुआ है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जहाँ पे लेबल भी किया हुआ है। तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक गोला है, उसके नीचे बिल्कुल प्लेन सरफेस दिख रहा है पर्पल कलर का, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, आयन्स है, जो कि न्यूक्लियर एक सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। डीएनए, आरएनए सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियोलस है जो राउंड बॉडी जो दिख रही है, इसमें वन या वन से ज़्यादा राउंड बॉडी होती है जिनको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद है सारी की सारी। इसके अंदर भी ये बहुत ही रिच होता है इन आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से भरा होता है, और ये राइबोसोम फॉर्मेशन होती है मेन, यहाँ पर राइबोसोम्स बनते हैं, ये साइट है न्यूक्लियोलस। और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे क्रोमेटिन मटेरियल है, और इसका काम क्या है, ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी है, और ये सभी के सभी क्रोमोसोम्स बनाने में, डीएनए या क्रोमोसोम या जीन्स फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है। जब सेल डिवाइड होती है तो हाईली जो कंडेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्रोमोसोम्स फॉर्म करता है, और क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए का एक जो सेगमेंट होता है उसको हम जीन्स कहते हैं। और जीन्स क्या है, जैसे कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है, एक संरचनात्मक इकाई, इसी तरह से जो जीन्स हैं वो भी डीएनए का एक आधारभूत और संरचनात्मक इकाई है, और डीएनए या क्रोमोसोम्स का हम कह सकते हैं। जो जीन्स होते हैं वो पेरेंट्स से जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो आनुवांशिक गुण हैं, वो गुण बच्चों तक जाने में जीन से ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एज वेल एज उसको शेप, न्यूक्लियस को शेप देने में, शेप को मेंटेन करने में या देने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं केंद्र के फंक्शंस क्या हैं। ये क्या करता है, जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जीन फॉर्मेशन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, ये जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए, तो जितनी भी चीज़ें उस न्यूक्लियस के अंदर सर्वाइव करती हैं या एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। दूसरा राइबोसोम्स फॉर्मेशन होता है जो हमने पीछे देखा था। उसके बाद इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है जो कि ट्रांसमिट करता है, जो आनुवांशिक गुण हैं वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर है वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। ये इसके कार्य हैं। नाउ बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य जैसे फिगर में दिख रहा है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है उसको हम कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक सेमी फ्लूइड है, बिल्कुल पूरी तरह से फ्लूइड नहीं है, सेमी फ्लूइड है, जेली लाइक है, थोड़ा विस्कस है ये,
और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे गोल्गी ऑपरेटर्स, माइटोकॉन्ड्रिया या रफ एंडो RER और SCR कह सकते हैं हम उसको, इन सब को इन्वॉल्व करता है ये। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं इसके अंदर, और ये जिसमें पानी है, एमिनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और ये क्या करते हैं इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करता है ये। इसके अंदर जो कंटेंट होता है लिविंग सेल्स के अंदर विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच की एक लेयर है जो कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य के क्या फंक्शंस हैं। ये भी अगेन जैसे न्यूक्लियस मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ को होल्ड करता है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज़ के लिए के प्लेस है ये वहाँ पर। और जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी अगर कोई चीज़ आनी है अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जानी है, तो साइटोप्लाज्म ही उसको कंट्रोल करता है। Thank you so much. I hope you like it. Please do subscribe and don't forget to like too.